प्यारे मित्रों, आइडिया के द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सबका सुस्वागत है। मैं हूं रेजी जोसेफ, इरटियार संत थॉमस उच्च माध्यमिक स्कूल के हिंदी अध्यापक। नए जो पाठ है मेरे भारतवासियों शीर्षक नेहरू जी का जो भाषण है उसकी ओर जाने से पहले पिछले कक्षा की ओर मुड़ के देखना हमारे लिए समीचीन होगा, सूटेबल होगा। पिछले क्लास में विश्व के सबसे विख्यात कुछ भाषण आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया था। उनमें से सबसे पहला है अब्राहम लिंकन का, जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था। उसमें उन्होंने कहा है, मुख्य तौर पर कहा है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। और उसके बाद जो मार्टिन लूथर किंग हैं, उनके भाषण को भी हमने सुना, आई हैव ए ड्रीम। फिर सुभाष चंद्र बोस के भाषण को हमने आपके सामने रख दिया था। और उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उससे संबंधित विचार बहुत विस्तृत रूप से आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। और उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो जो उद्बोधन हमें दे दिया था, उसे भी पढ़ने का मौका हमें मिल गया। अभी आप ही सोच लीजिए कि नेहरू जी के भाषण देने के पहले इतनी सारी बातों को मैंने आपके सामने क्यों प्रस्तुत कर दिया। वाई आई प्रेजेंट ऑल दिस स्पीच, ऑल दिस इवेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। कारण ये है कि नेहरू जी का ये जो भाषण है, मेरे भारतवासियों शीर्षक जो भाषण है, वो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, रिलेटेड टू फ्रीडम फाइट, रिलेटेड टू फ्रीडम। तो उसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड जो है, उसे आपके ध्यान में अगर मैं नहीं लाऊंगा तो आगे की जो यात्रा है उसमें मैं असफल रह जाऊंगा। दैट्स व्हाई आई हैव प्रेजेंटेड ऑल दिस पीस। अब हम आ जाते हैं भाषण की ओर, लेकिन आपसे कुछ सवाल पूछना है। सबसे पहला प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? Who was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? उत्तर आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उससे भी एक सरल प्रश्न है, और वो ये है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ या हमें कब आज़ादी मिल गई? और उत्तर है 15 अगस्त 1947 को, 1947 को। ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये है कि ये जो भाषण है, नेहरू जी का भाषण है, उसे उन्होंने कब प्रस्तुत कर दिया था? Another question. When did Nehru addressed the whole nation? नेहरू जी ने सभी भारतवासियों को संबोधित करते हुए कब भाषण दिए? उनका भाषण 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में, यानी 11:51 पर उनका भाषण शुरू हो गया था।
और ख़त्म हो गया था 12 बजने के 1 मिनट पहले। और उसके बाद शंखनाद हुआ, ये प्रतीक है विजय का, स्वतंत्रता मिलने का, आज़ादी मिलने का। And now we will try to recognize the pictures given on the screen. From left, Jawaharlal Nehru, then Lord Ismay, Lord Louis Mountbatten और सबसे अंत में मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महानुभावों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और अब हम जो पाठ भाग है, मेरे भारतवासियों शीर्षक जो पाठ भाग है, उसका विशद अध्ययन करते हैं। नेहरू जी ने इस भाषण में दशकों तक आज़ादी मिलने के लिए करते जो संघर्ष है और आज़ादी मिलने के बाद जिन कर्तव्यों का हमें पालन करना है, वो किनके बारे में बता दिया है। आइए हम देखते हैं नेहरू जी के भाषण हिंदी में। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आज़ाद खुद मुख्तार असेंबली होगी और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की। चुनाचे इसके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें, तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर पूरी तौर से सोच समझ के इसका इकरार करें। और जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो इस इकरार, इस प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफी हैं और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहां की गर्मी यहां तक आ रही है। खुशी पूरी तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना है। न हाय हाय करनी है, न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर उसको ठीक तौर से गाड़ी को चलाना है। आमतौर से जब मुल्क आजाद होते हैं, काफी परेशानियों, मुसीबतों, खूंरेजी के बाद होते हैं। कुछ काफी ऐसी खूंरेजी हमारे मुल्क में भी हुई है और इस ढंग से हुई कि जो बहुत ही तकलीफ देह होती है। फिर भी हम आजाद हुए बाअमन तरीकों से, शांतिमय तरीकों से। और एक अजीब मिसाल हमने दुनिया के सामने रखी। आजाद हम हुए, लेकिन आजादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते हैं। उनको हमें उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है और जो हमने स्वप्न देखा था उसको पूरी तौर से उसको एक असल बनाना है। मुल्क को आजाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था, वो काम पूरा हुआ। लेकिन गैर हुकूमत को अलग करके तो काम पूरा नहीं हुआ जब तक कि एक एक इंसान हिंदुस्तान का आज़ादी की हवा में न रह सके और उसकी तकलीफें दूर न हो और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाएं। चुनाचे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है और जब तक वो बातें पूरी न हो
उस वक्त तक हमारा काम जारी रहेगा। बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं और उनके तरफ देख के कुछ दिल दहल सा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत आती है सोच के कितने बड़े सवाल पुराने जमाने में हमने हल किए, तो क्या हम इन और सवालों से दब जाएंगे? ताकत और गुरूर कुछ हमारा अपना शख्सी और व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन कुछ गुरूर है अपने मुल्क में, कुछ इत्मीनान है अपनी कौम की ताकत में, जिन लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली, और इसलिए ये भी इत्मीनान होता है जो इस वक्त और परेशानियां और बोझे हैं उनको भी हम ओढ़ेंगे और उन सवालों को भी हल करेंगे। आखिर हिंदुस्तान में कैसा मुल्क है? अच्छा है कि हम इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत धर्म और मजहबों का है। किस तरह की आज़ादी हम चाहते हैं? हमारे तरफ से पहले भी ये कहा गया है, जो पहला रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पेश किया था उसमें भी कहा गया था कि ये जो आज़ादी हमारी है वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है, हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हक, हर एक हिंदुस्तानी को उस आज़ादी का बराबर का हिस्सेदार होना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और अगर कोई ज्यादती करेगा तो ज्यादती को रोकेंगे, चाहे कोई हो। अगर किसी पे ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से अगर हम चलेंगे तब हम इन बड़े मसलों को हल करेंगे, लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तब वो मसले हल नहीं होते। भारतवासियों को संबोधित करते हुए नेहरू जी कहते हैं, कई वर्षों पहले हमने नीति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक। हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था। यहाँ पे एक कठिन शब्द है नियति। नीति शब्द का अर्थ है किस्मत या भाग्य, लेकिन आज़ादी के संदर्भ में नीति का अर्थ बन जाता है आज़ादी। कारण क्या है? कारण यह है कि वर्षों से, शताब्दियों से हम गुलाम थे। हम जैसे नेताओं ने आपसे ये बता दिया कि हमें नीति मिल जाएंगे, आज़ादी मिल जाएंगे, वी विल बी सेट फ्री, वी वर सेइंग लाइक दैट। वी वर टेलिंग यू द पीपल दैट यू विल बी सेट फ्री। तो ऐसे हमने क्यों आपसे कह दिया? आपसे कहने का कारण ये था कि सभी भारतीयों को आज़ादी के संग्राम में भाग लेना है। अगर सभी लोग भाग लेंगे तो आज़ादी प्राप्त करने में हम सफल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ नीति शब्द का अर्थ बन जाता है आज़ादी। नेहरू जी कहते हैं कि कई वर्षों पहले, बिफोर मेनी ईयर्स, कई वर्षों पहले हमने नीति को मिलने का वचन दिया था। वचन देने का अर्थ क्या है? टू गिव ए प्रोमिस। वचन देने का अर्थ है एक शब्द देना, प्रोमिस देना। तो वी हैड प्रोमिस्ड यू द पीपल दैट वी विल बी फ्री। हम आज़ाद होंगे। हम जैसे लोगों के, नेताओं के कहने को मान के ही आप लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, फ्रीडम फाइट में आप भाग लिए। और वे आगे कहते हैं, और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। और अब समय आ गया है, या दिस इज द राइट टाइम, एंड दिस इज द राइट टाइम टू कीप आवर वर्ड। ये हमारे लिए उस वचन के पालन करने का समय है, मौका है, अवसर है। वचन को निभाने का अर्थ है टू कीप द वर्ड। अपने वचन को निभाए, एंड दिस इज द राइट टाइम टू कीप द वर्ड। पूरी तरह
ना सही। Nehru is saying that we couldn't fulfill your wishes. पूरी तरह ना सही, पूरी तरह पालन करने में हम कामयाब नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। नॉट फुल्ली और होली, पूरी तरह हमारे वचन को निभाने में हम अभी सफल नहीं है, लेकिन एक हद तक या बहुत हद तक, बट अप टू अ सर्टन लिमिट। तो नेहरू जी के कहने का अर्थ ये है कि आज़ादी दिलाने का वचन हमने दे दिया था, उसे निभाने में हम समर्थ हो गए। वी हैव सक्सीडेड इन गेटिंग द फ्रीडम, नॉट फुल्ली बट पूर्ण या सही रूप में, सही मायने में आज़ादी दिलाने में हम कामयाब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आज़ादी मिलने का अर्थ क्या है। तो गुलामी से स्वतंत्र बन जाना ही सबसे पहला कदम है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कदम का अर्थ है स्टेप। द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कदम गुलामी से बाहर आना है, गुलामी से स्वतंत्र होना है। बाकी जो भी बातें हैं वे सब भविष्य की है, तो इसलिए नेहरू जी इसे कहते हैं। चलो हम आगे निकलते हैं। आज रात 12 बजे, ऐसे कहने का अर्थ क्या है? हमें आज़ादी मिल गई थी ठीक 12 बजे रात को, जब सारी दुनिया सो रही होगी। when the whole world is sleeping, when the whole world is sleeping, आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। At the stroke of the midnight, when the whole world sleeps, India will awake to life and freedom. देखो कितना महान सपना है नेहरू जी का। जब सारी दुनिया सो रही होगी, when the whole world is sleeping, कहने का अर्थ क्या है? 12 बजे रात को, 12 बजे सारी दुनिया सो रही होगी, तो उसी समय हम आज़ादी का सबसे पहला कदम रखते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ कब उठेगा? ये प्रश्न है, इससे क्वेश्चन, तो आपको जवाब देना है। भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा कब? आज रात को 12 बजे। भारत नई जीवन और स्वतंत्रता के साथ उठेगा। कहने का अर्थ क्या है? व्हाट्स द मीनिंग? कहने का अर्थ ये है कि जीवन और स्वतंत्रता, जीवन हम में था, वी वे अलाइव, बट द डिफरेंस इज दैट वी वे स्लेव्स, हम गुलाम थे। गुलामी में जीवन है, लेकिन उसका अर्थ नहीं है, निरर्थक है। हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम किसी से कुछ भी नहीं कह सकते, या अंग्रेजी शासकों के द्वारा जो शासन यहाँ चालू है उसके विरुद्ध हम बोल नहीं सकते, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते। वी कांट से एनीथिंग अगेंस्ट। तो उसका मतलब क्या है? वी डोंट हैव द फ्रीडम टू स्पीक आउट एनीथिंग अगेंस्ट देम। उनके विरुद्ध हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अभी अभी हमें जीवन मिला है। क्यों? अभी हमें आज़ादी मिल गई है। अब हम अपने विचारों को दूसरों से बता सकते हैं,
अपने विचारों को, अपने आइडिया को, अपने फीलिंग्स को दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करने में हमें हिचकिचाना नहीं है, हम बता सकते हैं। इसलिए ऐसे कहा गया है कि भारत जीवन और स्वतंत्रता के नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है। क्षण का अर्थ है मोमेंट, जो इतिहास में, इतिहास का अर्थ है चरित्र, हिस्ट्री। इतिहास का अर्थ है चरित्र या हिस्ट्री। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम आता है, इट्स ए रेयर चांस, रेयरली इन द हिस्ट्री। जब हम पुराने को छोड़, व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड, और नए की तरफ जाते हैं, टू द न्यू। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, पुराने को छोड़ नए को स्वीकारना। उनके कहने का अर्थ क्या है? नेहरू जी के कहने का अर्थ यह है, एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है। देखो, गुलाम होने वाले कुछ लोग हैं, गुलाम बनाने वाले भी कुछ लोग हैं, लेकिन नतीजा यह है कि यहाँ पे रिजल्ट ये है कि हम गुलामी के रास्ते से बाहर निकलते हैं या हमें वो आज़ादी मिल रहा है। तो ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम आता है, हिस्ट्री में ऐसी बातें बहुत कम है। जब हम पुराने को छोड़ने का मतलब क्या है? पुराने को छोड़ने का मतलब यह है, यहाँ पुरानी जो आदतें हैं, पुराने जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम आगे निकलते हैं। पुराने को छोड़ देते हैं, गुलामी को छोड़ देते हैं, पुराने को छोड़ नए की तरफ आ जाते हैं। पुराना और नया, पुराने को छोड़ना और नए को स्वीकारना। पुराने को छोड़ने का अर्थ है गुलामी को छोड़ना, और नए की तरफ आ जाने का अर्थ है स्वतंत्रता मिल जाना। पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं जब एक युग का अंत होता है, जब एक युग का अंत होता है, when an age ends, this is the end of an age, of which age? of the slavery। गुलामी का जो युग है वो खत्म हो रहा है, और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा, अर्थ ये है कि वर्षों से, शताब्दियों से हम पीड़ित हैं। जो दलित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसी अवस्था से हम बाहर निकल रहे हैं। वर्षों से शोषित देश की आत्मा, अर्थ क्या है? सोल, देश की आत्मा, द सोल ऑफ ए नेशन पुट इन स्लेवरी। वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। द सोल ऑफ ए नेशन long suppressed finds utterance. This is the apt translation of this sentence. तो आपको यहाँ 2-3 मुख्य बातों पे विचार करना है। पुराने को छोड़ और नए को स्वीकारने का अर्थ क्या है? This is the question. Leaving the old and accepting the new one। अर्थ ये है कि गुलामी को छोड़ना, स्लेवरी को छोड़ना और नए की तरफ जाना, स्वतंत्रता की तरफ जाना। ये एक संयोग है कि उस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता,
और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। सी, नेहरू इज आस्किंग अस टू टेक एन ओथ। प्रतिज्ञा लेने को कहते हैं, शपथ लेने को कहते हैं। कौन सा शपथ लेना है? हमें ये शपथ लेना है, ये प्रतिज्ञा लेना है कि हमें भारत और उसकी जनता की सेवा करना है। वी हैव टू सेव द ग्रेट नेशन इंडिया। भारत की सेवा करना है। तो भारत की सेवा करने के साथ ही साथ आगे क्या करना है? उससे भी बढ़कर मोरओवर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा लेना है। We have to save ourselves, we have to save our countrymen, and moreover, we have to save मानवता, ह्यूमैनिटी। मानवता का अर्थ है ह्यूमैनिटी। इस विश्व में जो भी मनुष्य है उन सभी मनुष्यों की सेवा करना हमारा ध्येय बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। तो इसलिए यहाँ हमें आज़ादी मिल गई है। जो आज़ादी हमें मिल गई है उस वक्त हमें ये प्रतिज्ञा लेना है कि हमें अपनी सेवा करना है, अपने देश की जनता की सेवा करना है और उसके साथ ही साथ सारी मानवता की सेवा करना है। ये हमारा फर्ज है। दिस इज आवर ड्यूटी। सो नेहरू इज आस्किंग अस टू टेक अ प्लेज। व्हाट्स अ प्लेज? वी हैव टू serve the people of India, and along with that we have to serve the whole people of the universe। जब भी हमें मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है, तो उस समय हमें अपनी तरफ सिर्फ नहीं देखना है। जैसे मैं हूँ उसी तरह दूसरे लोग भी है, हमारे देश की जनता है, और देश को छोड़ के बाहर जो भी मनुष्य आज जिंदा है उन सभी मनुष्यों की सेवा करना हमारा ध्येय बन जाता है, ड्यूटी बन जाता है। तो देखो कितना महान आदर्श नेहरू जी ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। यहाँ नेहरू जी कहते हैं कि इस पवित्र मौके पर, यहाँ एक नया शब्द आ गया है, मौका। मौका का अर्थ है अवसर। इस पवित्र मौके पर, पवित्र क्यों कहा गया है? इट्स ए होली मोमेंट, इट्स ए सोलम मोमेंट। ऐसा क्यों कहा गया है? इससे भी ज्यादा सोलम क्या है, होली क्या है, पवित्र क्या है? इसे कुछ भी नहीं हो सकता है। जब हमें स्वतंत्रता है तो हमारा अस्तित्व है। अगर हम आज़ाद नहीं है कोई अस्तित्व नहीं होगा। वे फिर आगे कहते हैं कि हम समर्पण के साथ खुद का जो समर्पण है, खुद का अर्थ है स्वयं, सेल्फ। खुद का अर्थ है स्वयं। हम खुद को समर्पण के साथ, तो यहां कौन से समर्पण के बारे में नेहरू जी कहते हैं? हमें अपने आप को समर्पित करना है। किसको? सारी मानवता के लिए। सबसे पहले हमें अपने आप को समर्पण करना है, अपने देश की जनता के लिए समर्पण करना है। हमें जो भी काबिलियतें हैं, हमें जो भी क्वालिटीज है, उन काबिलियतों का इस्तेमाल करना है। किसकी भलाई के लिए? मेरी अपनी नहीं, मेरे देश की जनता की भलाई के लिए लागू करना है, इस्तेमाल करना है। फिर हमें जो और काबिलियतें हैं, उन काबिलियतों से, उन योग्यताओं से, हमारे प्रयत्न से सारी मानव जाति की उन्नति के लिए प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है, कंटिन्यूअस एफर्ट लेना है। वही समर्पण है। मेरे कहने का मकसद ये है
कि हमें समर्पण करना है, अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए समर्पण करना है। फिर उसे बढ़कर, उससे ज़्यादा सारी मानवता की उन्नति के लिए प्रयत्न करना है। ये हमारा समर्पण होना है, यही हमारा प्रतिज्ञा होना है, ओथ होना है, शपथ होना है। तो यहाँ 3 बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, पुराने को छोड़ना और नए को स्वीकार करना। We step out from the old to the new. And the second one, जब वर्षों से पीड़ित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है, देखो अपनी बात कह सकती है, अपनी बात कह सकती है, ऐसे कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी बात दूसरों से कह सकती है, दूसरों से बता सकते हैं। अब तक बता नहीं सकते थे, हमें स्वतंत्रता नहीं थी। So now we do have the right to express our feelings, express our thoughts. Now we can accept any religion. Now we can accept any language. We can talk in any language. Now we can live in any of the state of our nation. तो हमारे देश के किसी भी जगह में हम रह सकते हैं, किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी कपड़े को पहन सकते हैं। तो हमें आज़ादी मिल गई है। अब तक ये आज़ादी हमें नहीं थी, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि अपनी बात कह सकती है। और तीसरी बात यह है कि उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए हमें प्रतिज्ञा लेना है। नेहरू इज गिविंग अस जस्ट वन मैसेज। हमें आज़ादी मिल रही है या मिल गई है, उसका त्योहार हमें मनाना है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा भी कुछ फर्ज है, ड्यूटी है। सबसे पहला फर्ज क्या है? हमारे देश की जनता की सेवा करना। क्या जनता की सेवा करने से सभी बातें हो जाता है? कदापि नहीं। फिर जनता की सेवा करने के बाद या सेवा करने के साथ ही साथ सारी मानवता की सेवा करना अब से हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो पहले परिच्छेद की ओर हम दोबारा आ जाते हैं। इसके जो मुख्य बातें हैं, उन मुख्य बातों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो कई वर्षों पहले हमने नीति को मिलने का एक वचन दिया था। शुरू में उन्होंने कहा है नीति से मिलना। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ नीति का अर्थ है आज़ादी। हमने आपको ये बारंबार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अनुरोध करते हुए हमने आपको बताया था कि एक ना एक दिन हम आज़ाद हो जाएंगे। तो हमारा ये जो वचन है, इस वचन को सुन के आप लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, कूद पड़े। तो उस वचन को निभाने के लिए अब समय आ गया है, बस इतना ही। और वचन को निभाए, मैंने पहले ही कहा, पूरी तरह ना सही कहने का अर्थ है टू अ सर्टन एक्सटेंट, टू अ सर्टन लिमिट वी कुड कीप आवर वर्ड। एक हद तक अपने कहने को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। गुलामी से बाहर आ जाने का जो वादा दे दिया था, उसे उसका पालन करने में हम सफल हो गए। तो पूरी तरह ना सही, टू अ सर्टन लिमिट, टू अ सर्टन एक्सटेंट वी कुड फुलफिल। देन भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह। जीवन
और स्वतंत्रता की नई सुबह का अर्थ ये है कि हर रोज सुबह हम उठते, लेकिन हम गुलाम थे। अब से हम गुलाम नहीं है। तो हमें जीवन है, हमें लाइफ है, लाइफ का कोई अर्थ है, जीवन का कोई मकसद है, अर्थ है या लक्ष्य है। जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। तो जो भी सुबह अब तक थी उसमें हम नाखुश थे। वी वर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज वी वर कंसिडर्ड एज स्लेव्स। स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। इतिहास में बहुत ही कम आता है, इतिहास में, हिस्ट्री में इसे मौका बहुत कम है। पुराने को छोड़ नए की तरफ जाना अगला पॉइंट है। पुराने को छोड़ना, नए की तरफ जाना, मतलब है गुलामी को छोड़ना और स्वतंत्रता की ओर आ जाना। और वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा, वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा क्यों कहा गया है, यही सवाल है। वर्षों से शोषित आत्मा कहने का अर्थ यह है, भारत की जो आत्मा है, जो सोल है, वो वर्षों से शोषित है। शोषक कौन है? अब तक अंग्रेज थे, ब्रिटिश वाले थे, उससे पहले मुगल शासक थे। इस तरह सदियों से हो रही जो गुलामी है, उस गुलामी से हम शोषित थे। और एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। देखो कितना सुंदर विचार है। अपनी बात कह सकती है, that we can express our feelings, that we can express our ideas in front of others. Up to now, we never had the right to speak out, to express our opinion in front of others. तो इससे बेहतर बात क्या है? वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा लेना है। And Nehru is asking us to take an oath to save our countrymen and along with that the whole humanity. सारी मानवता की सेवा, भारत की सेवा, ये दोनों एक साथ चलना है। हम अपनी सेवा करें और यथासंभव मानव राशि की सेवा करते हुए आगे निकलना है। तो प्यारे मित्रों, इस पाठ से या इस परिच्छेद से आपके लिए कुछ प्रश्न अभी मैं दे रहा हूं। उन प्रश्नों का उत्तर आप अगले क्लास तक निकाल के लिख के लाने का प्रयास कर दीजिए। प्रश्न 1, सबसे पहला प्रश्न, भारत की नीति का मतलब क्या है? भारत की नीति का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? और दूसरा प्रश्न, जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा, क्यों? और तीसरा प्रश्न, पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, क्यों? और अगला प्रश्न, देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। अपनी बात कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? अपनी बात कहने का अर्थ क्या है? और अगला प्रश्न,
पूरी तरह ना सही, नेहरू ने ऐसा क्यों बताया? पूरी तरह ना सही, नेहरू जी ने ऐसा क्यों बताया है? और सबसे अंत का प्रश्न, हमें कौन सी प्रतिज्ञा लेना है? और सबसे अंतिम प्रश्न, हमें कौन सी प्रतिज्ञा लेना है? हमें कौन सी प्रतिज्ञा लेना है? लिख के लाने की कोशिश करें। और आप देख लीजिए, जो चैप्टर है, जो पाठ है, पाठ के सबसे अंत में एक अनुवर्ती कार्य, एक होमवर्क दिया गया है, और वो अनुवर्ती कार्य है संक्षेपण। संक्षेपण का अर्थ क्या है? इंग्लिश में प्रेसी कहा जाता है। संक्षेपण में आप अपने विचारों को, या जो विचार आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जो परिचय दिए गए हैं, उसमें से मुख्य मुद्दों को, मुख्य विचारों को आप छांटते हैं सबसे पहले। और जो रिपीटिशन है, जो पुनरावृत्ति हुई है, जो बारंबार जो भी बातें आ गई है, उन सभी बातों को छोड़ देते हैं और संक्षिप्त रूप में विचारों को अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। बस हो गया संक्षेपण। तो संक्षेपण का मतलब यह है, अनावश्यक बातों को छोड़ देना, अनावश्यक विवरणों को छोड़ देना, मुख्य बातों को और अपनी भाषा में उसे प्रस्तुत करना, यही प्रसी है, यही संक्षेपण है। इस पाठ का जो पहला परिच्छेद है, संक्षिप्त रूप में लिख के आने की कृपा करें। और इससे आज का ये क्लास खत्म हो जाता है। हम मिलते अगले दिन, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।